जाओगी। शांति निवास में बेहद शांति थी, लेकिन ये शांति कब तक थी किसी को कुछ पता नहीं था। शांति के घर में शांति और उसकी दोनों बहुएं आपस में बैठकर हंसी ठिठोली कर रही होती है। तभी उनके घर का फोन बजता है। अपने घर का फोन बजता देख रागिनी अपनी जेठानी को कहती है, दीदी प्लीज़ फ़ोन उठा लो ना, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रागिनी, तुम भी ना बहुत कामचोर हो, मतलब 2 कदम चलने में तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। उन दोनों की बात सुनकर शांति खुद ही उठती है और फ़ोन उठा लेती है। हेलो, कौन? लीला, लीला बोल रही हूँ। अपनी ननद को भूल गई क्या? अरे जी आप आज कैसे याद कर लिया? अब तू तो हमें याद करती नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ही तुझे याद कर ले। वैसे हम तुझे बता दें कि हम तेरे घर आ रहे हैं रहने के लिए। कुछ दिन रहेंगे फिर अपने घर आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ये घर भी आप ही का है। इतना बोलकर लीला फ़ोन कट कर देती है। वहीं शांति अपनी बहू के पास जाती है और कहती है, बहू तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं, उनका ख्याल रखना। वैसे तो वो बहुत अच्छी है। शांति ये बात बोल रही थी कि तभी शांति का बड़ा बेटा विकास आता है। माँ ठीक कहती है, तुम्हें पता है बुआ बहुत अच्छी हैं। बुआ जी ना बहुत मजाकिया हैं, हर समय मजाक करती रहती हैं और इतनी हंसमुख है कि हंसते हंसते तुम्हारे पेट में ही दर्द हो जाएगा। अच्छा, बुआ जी इतनी अच्छी है, फिर तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। ऐसे अच्छी बात है, कोई तो यहाँ हंसमुख और मजाकिया है। हाँ रागिनी, तुम्हें पता है जब मैं इस घर में नहीं आई थी ना, तो यहाँ सबसे पहले मेरा बॉन्ड बुआ जी से ही बना था। देखना तुम्हारा भी सबसे ज़्यादा लगाव बुआ जी से ही हो जाएगा। क्यों मम्मी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। लेकिन माँ बुआ जी कब आ रही हैं? कल शाम तक आएंगी। ठीक है, मैं बुआ जी को लेने के लिए चला जाऊँगा। इतना बोलकर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और अगली सुबह ही बुआ घर पर आ जाती है। सुबह सुबह बुआ को घर पर देखकर विकास और शांति हैरान हो जाते हैं। अरे जी आप यहाँ? आप तो शाम तक आने वाली थी ना? हाँ बुआ जी, अब तो शाम को आने वाली थी ना, तो मैंने सोचा ऑफिस से आते वक्त आपको लेते हुए आऊँगा, लेकिन अब तो अकेली ही आ गई। अरे आ गई तो क्या हुआ, तुम लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ आए? अरे ऐसी बात नहीं है बुआ जी, आप यहाँ आई हमें तो खुशी हो रही है, लेकिन आपको यहाँ आने में दिक्कत हुई होगी ना, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं। अगर आप हमें बता देती तो मैं ही आपको लेने आ जाता। अब छोड़ ना, क्या फ़ायदा, अब तो हम आ गए। हमने सोचा चाहे शाम को आऊँ या सुबह, आना तो है ही। घर में बुआ की आवाज़ सुनकर मोहिनी और रागिनी हॉल में आते हैं और अपनी बुआ जी के पैर छूते हैं। छोटी बहू को देखकर बुआ उसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, अरे शांति, बहू तो बड़ी अच्छी लाई हो। वैसे छोटी बहू, हम तुमको बता दे, हम तुम्हारी बुआ सास हैं। जी मुझे पता है बुआ जी, माँ जी ने कल आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। अरे वाह, हमारी भाभी हमारे बारे में इतना जानती है कि हमको कुछ ही घंटे में तुम्हारे सामने रख दी। आपके सामने रख दी मतलब? अरे मतलब ये कि कुछ ही घंटे में हमारा बर्ताव तुम्हारे सामने रख दे। इससे तो साफ जाहिर है ना कि भले ही हम शरीर से ना हो, लेकिन हमारा बर्ताव तुम्हारे सामने आ गया। लीला की बात सुनकर रागिनी को तो कुछ समझ में नहीं आता। वहीं शांति, विकास और मोहिनी तीनों ही हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग सुबह का नाश्ता कर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। जहाँ शांति की दोनों बहुएं काम कर रही थी, वहीं लीला शांति से कहती है, अरे भाभी, वो हम क्या कह रहे थे कि इतनी दूर से आए हैं ना, तो हम थक गए हैं, हमारा सर बहुत दुख रहा है, जरा हमारे सर में तेल से चंपी कर दो। जी मैं बहू से कहकर अभी आपके सर में चंपे करवा देती हूँ। वो क्या है ना, अब मेरे हाथ पहले की तरह चल नहीं पाते, मेरे हाथ में भी दर्द रहने लगा है। अच्छा, तो जब से बहू आई है, बहू की आदत पड़ गई है तुमको? अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब से बहू आई है ना, तब से सच में मुझे आराम मिल गया है। अच्छा ठीक है, बहू से ही चंपी करा दो। अब हमरा का है, हम तो बुजुर्ग हैं,
हमारे सर में कोई भी तेल लगा देगा तो चल जाएगा। बुलाओ बहू को जरा। लीला की बात सुनकर शांति अपनी छोटी बहू रागिनी को आवाज लगाती है और उसको अपनी बुआ सास के सर में तेल लगाने को कहती है। रागिनी बहू, जीजी के सर में दर्द हो रहा है, जरा तेल से चंपी कर दो। तुम्हारे हाथ की मसाज अच्छी होती है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। क्यों नहीं, मैं अभी बुआ जी के सर में तेल से चंपी कर देती हूँ। इतना बोलकर रागिनी अपनी बुआ के सर में मसाज करने लगती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ बुआ सास रागिनी और मोहिनी को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर देती है। ऐसी ही एक रात सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते हैं। तभी लीला अपनी बड़ी बहू मोहिनी को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ मोहिनी बहू, कहाँ है? ज़रा हमरे कमरे में तो आना, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा सा पैर तो दबा दे। अपनी बुआ सास की आवाज़ सुनकर मोहिनी अपने पति विकास से कहती है। विकास, जब से बुआ जी घर आई हैं तब से उन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमें सुकून से बैठने तक नहीं देती। कभी कभी तो मन करता है उन्हें इस घर से ही निकाल दूं। मोहिनी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें उन्होंने अब तक परेशान नहीं किया ना। जब वो तुम्हें भी परेशान करने लगेगी तब तुम्हें पता चलेगा। इतना बोलकर मोहिनी अपनी बुआ सास के कमरे में जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रागिनी और मोहिनी जैसे ही काम करके आराम करने जाती है, वैसे ही उनकी बुआ सास उनके पास आकर कहती है। बहू, आज तुमने घर की सफाई नहीं करी है क्या? नहीं तो बुआ जी, मैंने अभी तो घर की सफाई की है। घर की सफाई हो रखी है, लेकिन हमको लग तो नहीं रहा कि घर की सफाई भी हो रखी है। देखो, इधर धूल कितनी जमी हुई है। बुआ जी, बाहर हवा चल रही है, हो सकता है खिड़कियों से धूल मिट्टी अंदर आ गई हो। बहाने करना सीखे तो कोई तुमसे सीखे बहू। खैर, इस धूल की सफाई कर दो, घर में गंदगी होना सही बात ना है। इतना बोलकर लीला वहां से जाने लगती है। अपनी बुआ सास की बातें सुनकर रागिनी एक बार फिर घर में झाड़ू पोछा करती है, क्योंकि लीला ने घर के हर इंसान को परेशान कर दिया था। बस इसलिए रागिनी अपनी जेठानी मोहिनी और सास के पास जाती है और उन दोनों से कहती है। माँ जी, दीदी, बुआ जी ने हम लोगों को बहुत परेशान करके रख दिया है। मैं बुआ जी को और नहीं झेल सकती। आप लोगों ने कहा था बुआ जी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, बुआ जी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ माँ जी, रागिनी बिल्कुल सही कह रही है। जिस तरह बुआ जी पहले थी वो अब वैसी नहीं रही। हमें बुआ जी को वापस भेजना होगा। अरे लेकिन बहू, हम जीजी को ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो हमें पसंद नहीं आ रही, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। हम उन्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन अगर वो खुद यहाँ से जाए तो? अरे लेकिन वो कैसे रागिनी? जिस तरह वो इस घर में बैठी हुई हैं और जिस तरह से वो हमें परेशान करती हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि वो यहाँ से जाने वाली नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी, लेकिन वो खुद जाएंगी, वो भी अपनी मर्जी से। लेकिन वो कैसे बहू? वो ऐसे मम्मी जी, ज़रा सोचिए, क्या हो जब एक इंसान डर जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो? माँ जी, बुआ जी को हम इतना डराएंगे कि वो घर खुद ही छोड़कर चली जाएंगी। हम एक झूठा नाटक रचेंगे और वो होगा भूत का। रागिनी, वैसा आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बुआ जी को हमारा नाटक पता चल जाए और ये नाटक हम पर ही उल्टा पड़ जाए। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो बुआ जी को ये पता चलेगा कि हम उन्हें भगाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, और ना ही उन्हें ये पता चलेगा कि इस घर में सच का कोई भूत है भी या नहीं। आप लोग बस मेरा साथ दीजिए, बाकी का काम मैं खुद संभाल लूँगी। रागिनी की बात सुनकर अब सभी उसके इस नाटक में शामिल हो जाते हैं और देर रात लीला रागिनी को अपने कमरे में बुलाती है। बहू, बहू, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, ज़रा कुछ बना कर ले आना। हाँ बुआ जी, आपके लिए अभी गर्मा गर्म कुछ बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर रागिनी किचन में जाती है और खाने की प्लेट नीचे गिराकर जोर से चिल्लाती है। रागिनी की आवाज़ सुनकर पूरा घर किचन में इकट्ठा हो जाता है। जहाँ वो रागिनी के माथे पर पसीना
और चेहरे पर डर देखते हैं। रागिनी को इतना डरा हुआ देखकर शांति रागिनी से पूछती है, अरे रागिनी बहू, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों है? माँ जी अपने घर में कोई है। मैंने किसी को देखा था, किसी की परछाई देखी मैंने। ये कैसी बात कर रही हो रागिनी? हमारे घर में हमारे परिवार के अलावा और कोई नहीं है। अजी आप चुप रहिए। आप देख नहीं रहे रागिनी कितनी डरी हुई है? और वो बोल रही है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसने कुछ देखा होगा। और क्या पता हमारे घर में कोई चोर घुस आया हो। एक बार देखने में क्या जा रहा है? देख लीजिए ना, कहीं सच में कोई चोर है या फिर ये रागिनी का वहम है। मोहिनी की बात सुनकर विकास अब घर में चोर को चारों तरफ छान मारता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद विकास एक बार फिर किचन में जाता है और सबसे कहता है, मैंने कहा ना घर में कोई नहीं है। देखा, पूरा घर छानने के बाद भी कोई नहीं दिखा। रागिनी, ये तुम्हारा वहम है। अरे कोई बात नहीं, अब इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। रागिनी बहू, तू जा अपने कमरे में आराम कर, और मोहिनी बहू तू बुआ को कुछ खाने को दे दे। अपनी सास की बात सुनकर मोहिनी हाँ में जवाब देती है और बुआ सास के लिए खाना निकालने लगती है। इस तरह अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह मोहिनी किचन में बर्तन धो रही थी, तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। मोहिनी पीछे पलटती है, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। ये देखकर मोहिनी काफ़ी डर जाती है और वो सभी को आवाज़ लगाकर किचन में बुलाती है। बहू, अब तुझे क्या दिख गया? रात को तो रागिनी बहू को कुछ दिखा था, अब तुझे भी कुछ दिख गया क्या किचन में? हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि रागिनी ने कुछ देखा था, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, बल्कि मुझे महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे मैं पीछे पलटी कोई नहीं था। हो ना हो इस घर में ज़रूर कुछ है। अरे ये तेरा वहम है। अरे घर में भला भूत होता है क्या? बुआ जी, आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन इस घर में कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। माँ जी, आप तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। एक बार हमें ना अपना घर पंडित जी को दिखा देना चाहिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है। कभी कभी तो मुझे भी एहसास होता है कि इस घर में कुछ है, लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ ना, इसलिए मैं किसी को ये बात बताकर डराना नहीं चाहती थी। मम्मी जी, अगर किसी बाबा से अपना घर दिखाना है ना, तो मेरी नज़रों में एक बाबा जी हैं। वो बहुत ही सिद्ध और जाने माने बाबा हैं। अगर आप कहें तो क्या मैं उन्हें अपने घर लेकर आ सकती हूँ? हाँ बहू, तू जल्दी से जल्दी इस घर में किसी बाबा को लेकर आ। शांति की बात सुनकर रागिनी अब किसी को फ़ोन करती है और उसे अपने घर बुलाती है। कुछ घंटे बाद रागिनी के घर में एक तांत्रिक बाबा आते हैं, जिसकी लंबी दाढ़ी, लंबी मूंछ, हाथ में भाला, गले में खोपड़ियों की माला थी। उसे देखकर साफ जाहिर था कि वो कोई तांत्रिक बाबा ही नहीं, बल्कि एक अघोरी भी है। जैसे ही वो बाबा शांति के घर में कदम रखता है, वैसे ही चिल्लाते हुए कहता है, अनर्थ! यहाँ कुछ ऐसा अनर्थ हुआ है जिससे वो आत्मा भड़क चुकी है। वो आत्मा नहीं चाहती कि इस घर में इस परिवार के अलावा कोई और भी रहे। बाबा की ऐसी बात सुनकर शांति और उसका पूरा परिवार हैरान हो जाता है। बाबा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तो हमारा ही परिवार है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो हमारे परिवार से बाहर से हो। वो तो अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जब मैं अपना जादू चलाऊंगा तो वो आत्मा अपने आप सामने आकर सब कुछ सच बताएगी कि आखिर वो इस घर में क्यों आई है और तुम लोगों को क्यों परेशान कर रही है। बाबा ये बात बोलते ही अपने झोले में से एक नींबू निकालते हैं और इस नींबू को अपनी मुट्ठी में बंद करके घर के दूसरे कोने में जाते हैं। जैसे ही मुट्ठी खोलते हैं, वैसे ही वो नींबू पीले से लाल हो चुका था। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। घर में कोई कुछ बोलता उससे पहले ही रागिनी अपने बालों को खोल एक भयानक आवाज में बोलती है, बाबा चले जा यहाँ से।
ये मामला मेरे और इस घर का है। तू बीच में पड़कर अपनी जान को जोखिम में मत डाल। चले जा। कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? आखिर तेरा और इन घर वालों से क्या बैर है? इस बुढ़िया की ननाद इस घर की बहुओं को परेशान करती है। ना सिर्फ बहू बल्कि इस घर के हर उस इंसान को परेशान करती है जो यहाँ का सदस्य है, जो यहाँ शांति से रहता है। इसने यहाँ के लोगों को इतना परेशान किया है कि आज मेरी आत्मा जागृत हो गई है। अब मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगी। इस घर को ही क्या बल्कि इस घर के हर उस व्यक्ति को परेशान करूंगी जो इस घर की बहू को परेशान करता है। कोई कुछ बोलता उससे पहले लीला बोल पड़ती है। अच्छा, तो ये कहानी मुझसे शुरू हुई है। मुझे नहीं पता था कि इस घर की आत्मा को मैं इतनी खटकने लगूंगी कि वही इस घर के लोगों को परेशान करने लगेगी। अगर मेरा यहाँ से जाना इस घर की शांति है तो ठीक है, मैं कल के कल इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लीला की बात सुनकर रागिनी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो बाबा भी वहाँ से चला जाता है। शाम को जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाते हैं तब रागिनी के कमरे में कोई आता है, लेकिन इस बात से अनजान रागिनी कि उस कमरे में उसके अलावा कोई और भी है, वो वॉशरूम में जाती है। और जब वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसके कमरे का सामान पूरी तरह बिखरा हुआ है और उसके शीशे पर लिखा है, तू जिसे भगाना चाहती है वो दरअसल इस दुनिया में है ही नहीं। ये देखकर रागिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने घर वालों को बुलाती है। जब उसके घर वाले रागिनी के कमरे में आते हैं और उसके कमरे की ये हालत देखते हैं तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहू, ये क्या किसने किया? पता नहीं माँ जी ये किसने किया। मैं तो वॉशरूम गई थी और जब वॉशरूम से बाहर आई तो ये सब देखा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब हमारे साथ ये कौन कर रहा है। रागिनी ये बात बोलती है कि तभी रागिनी के कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ हंसते हुए उन लोगों से कहती है, तुम लोग कितने मूर्ख हो। अरे तुम लोग एक ऐसी औरत के साथ रह रहे थे जो इस दुनिया से बहुत पहले ही जा चुकी है। तुम एक ऐसी औरत को भगा रहे हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे ही ये बात खत्म होती है वैसे ही लीला अपने खुले बालों के साथ अपने घर वालों के सामने आ जाती है। उसका ऐसा रूप देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं और डरते हुए रागिनी हाथ जोड़कर अपनी बुआ से कहती है, बुआ जी मुझे माफ़ कर दो। हम तो बस आपके साथ मजाक कर रहे थे क्योंकि आपने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था काम करवा कर। हम बहुत थक जाते थे इसलिए हम थोड़ा सा रेस्ट चाहते थे। और जो बाबा बनकर आया था ना वो और कोई नहीं बल्कि मेरा खुद का भाई है। रागिनी डरते हुए अपनी बुआ के सामने अपना सारा सच कबूल कर देती है। रागिनी के मुंह से ये बात सुनते ही लीला भी हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती है, अरे तो मैं कौन सा सच की भूत हूँ। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। जैसे तुमने मेरे साथ मजाक किया वैसे ही मैंने भी तुम्हारे साथ मजाक किया। अरे भाई अब मैं मजाकिया बुआ हूँ तो अपनी बहू और भाभी के साथ थोड़ा मजाक नहीं कर सकती क्या? लीला की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं। उन्हें लीला का नेचर पता चल जाता है